जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। और जो अपना करंट चैप्टर चल रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, सिद्धांत एवं प्रक्रम। एक सेशन इसका अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो सेशन है उसमें अपन देखेंगे क्लोनिंग संवाहक टॉपिक और पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम। इसमें एक चित्र भी आएगा जिसको याद रखने में एनसीईआरटी के चित्र को याद रखने में स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है, मशक्कत करनी पड़ती है। तो उस दिक्कत को आज के सेशन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, हटा दूंगा वहां से। ठीक है, तो ट्रिक भी यहां पर आएगी इस चित्र को याद रखने के लिए। तो स्टार्ट अपन करते हैं। सेशन को पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। 100% क्लियर हो जाएगी एनसीईआरटी। फिर भी मान लीजिए 0.1% क्लियर नहीं हुई है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है जो भी आपका डाउट है। डाउट की पिक्चर भेजनी है तो आप कमेंट में नहीं भेज पाएंगे। इंस्टाग्राम पर आप मुझे सर्च कीजिएगा MYDHARMEN, इस नाम से आप सर्च कीजिएगा, वहां पर मेरी फोटो देखिएगा और उसी आईडी पे आपको क्या करना है, अपने डाउट को भेजना है। और भी किसी प्रकार की आपको समस्या है तो वहां पर आप बात कर सकते हैं मुझसे। तो स्टार्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्लोनिंग संवाहक। तो आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड वे जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। प्लाज्मिड की प्रॉपर्टी अपन ने पहले ही डिस्कस कर ली है। एक्स्ट्रा सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, और जीवाणु भोजी जो है वो जीवाणु कोशिका में जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है जो केंद्रक वगैरह में मिलता है, तो उसके बिना ही ये अपनी प्रतिकृति कर सकते हैं। जीवाणु भोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिका में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका, एक कोशिका में केवल एक या दो, जबकि दूसरों की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है। और ये जो संख्या है वो ज्यादा भी हो सकती है। यदि हम बी जातीय डीएनए खंड को जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये कहना चाह रहा है जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया है कि अगर आपको वांछित उत्पाद प्राप्त करना है, कोई एंजाइम आपको प्राप्त करना है, कोई प्रोटीन आपको प्राप्त करना है, तो ये कहां से बनते हैं? ये बनते हैं डीएनए और आरएनए से। प्रतिकृति, अनुलेखन, अनुवादन और सबसे लास्ट में प्रोटीन संश्लेषण, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसे छठे चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो बात यही कर रहा है कि जो आपके पास प्लाज्मिड है उसकी संख्या ज्यादा होती है अलग अलग जीवों में। अगर हम उसके साथ में बाहर का कोई डीएनए खंड जोड़ दे जहां से ये अपन को बनाना है, तो काफी बड़े पैमाने पर अपन संख्या वहां पर बढ़ा सकते हैं, गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने वे ए पुनर्योगजों से पुनर्योगजों के चयन में सहायता मिलती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ए पुनर्योगज और पुनर्योगज, अभी अंतर आपके पास आएगा, इसको बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आज के समय में जो संवाहक है, जो लेके जा रहा वाहक के जैसे काम कर रहा है, तो इस प्रकार से उसे अपन तैयार करते हैं कि वहां पर जो रिकॉम्बिनेंट है, जिसका परिवर्तन हुआ है, या जो पुनर्योगज है, पुनर्योगज डीएनए, आर डीएनए जिसे अपन कहते हैं, तो इस आर डीएनए को जो दूसरे डीएनए हैं जिनका परिवर्तन नहीं हुआ उससे अपन कैसे पहचान सकेंगे, उसमें भी सहायता मिलती है आज के समय के जो संवाहक है उसमें। तो संवाहक में क्लोनिंग हेतु कुछ विशेषताओं की आवश्यकता है।
बात अपन करते हैं पहली विशेषता जो आएगी प्रतिकृति यन का उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। छठे चैप्टर में भी इसे अपन ने पढ़ा है, डीएनए में छोटा सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। तो यह वह अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। ओरिजिन का मतलब ही होता है जो है आपके पास प्रारंभ जो हो रहा है, ठीक है। जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ता है तब परपोषी कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट क्रम होता है जो नाइट्रोजन क्षारक है उनका पहले क्या करता है, वो इंस्पेक्शन करता है, देखता है कि मेरे लायक है या नहीं है। अब ये जो अनुक्रम है इसके लायक मिल जाता है तो बोलता है कि हाँ, यहीं से प्रतिकृति का उत्पत्ति हो सकता है। तो यह अनुक्रम जो है जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कितनी प्रतिरूप बनेंगे, जो प्रतिरूप है उसकी संख्या कितनी होगी, उसके लिए भी प्रतिकृति का जो उत्पन्न है, जो प्रारंभ है, वो अनुक्रम महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछ सकता है। इसीलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जहां जो मूल है या ओरिजिन जो साइट है वो अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। जैसे ये कोई डीएनए है, इसमें जैसे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला इतना सा पार्ट है, ये आपके पास बनाता है 100 कॉपी, और दूसरा इसी डीएनए का कोई दूसरी जगह है जो बनाती है 500 कॉपी। तो अपन को अगर ज्यादा बनानी है तो अपन इस वाले को चयन करेंगे, सेलेक्ट करें, ठीक है। दूसरा आता है वर्ण योग्यक चिन्ह, सेलेक्टेबल मार्कर जिसे अपन कहते हैं। ओराई के साथ संवाहक को वर्ण योग्यक चिन्ह की आवश्यकता भी होती है। अब ये जो वर्ण योग्यक चिन्ह है, चिन्ह का मतलब समझ में आ रहा, निशान कह रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो निशान जो होगा, मेरे सर पर निशान है, आपके सर पर निशान नहीं है, तो वो मुझे एक अलग पहचान देगा। सेलेक्ट, यहाँ पर ये जो चिन्ह है वो अलग पहचान देगा। तो ये जो वर्ण योग्य चिन्ह है ये क्या करता है, ए रूपांतरजों या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की पहचान वे उन्हें समाप्त करने में सहायक होता है, और जो रूपांतरज है उसकी चयनात्मक, ठीक है, चयनात्मक वृद्धि को होने देता है। अभी रूपांतरज, ये मान लो कोई आपके पास डीएनए था और ये ए रूपांतरज है, तो इस ए रूपांतरज का तो कोई काम ही नहीं है, और रूपांतरण से अपन को एंजाइम लेना है, प्रोटीन लेना है, एंटीबायोटिक लेनी है, तो इसकी वृद्धि तो यहाँ पर होती रहेगी और इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और यही काम कौन कर रहा है, वर्ण योग्यक चिन्ह यहाँ से कर रहा है। तो रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा डीएनए के एक खंड को परपोषी जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। इसे आप और पढ़ेंगे आगे। सामान्यतः ये जो लिखा है बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना, इसी से चित्र आपको समझ में आएगा। ये वाला एम्पिसिलिन, क्लोरेम्पेनिकोल, टेट्रोसाइक्लिन या केनामाइसिन, इन जैसे जो प्रतिजैविक हैं के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन ई कोलाई के लिए उपयोगी वर्ण योग्य चिन्हक माने जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है? इसी को समझ जाओगे तो फिर तो चैप्टर उंगलियों पे हो जाएगा कि ये कहना चाह रहा है कि ये जो शब्द लिखे हैं ना इन्होंने, ठीक है, ये एक प्रकार के अपन एंटीबायोटिक के सेंस में आप याद रख सकते हो, है ना। तो एम्पिसिलिन, क्लोरेम्पेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, उनके प्रति प्रतिरोध, ये ई कोलाई है मेरे पास, जैसे मान लो एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और ये केनामाइसिन, ये सब है, तो इनके अगेंस्ट जो काम करने वाला जो जीन होगा वो क्या है, वर्ण योग्यक चिन्हक के जैसे काम करेगा, उसे वर्ण योग्यक चिन्हक अपन माने, क्योंकि वही तो उसी पे डिपेंड कर रहा है कि ये इसके अगेंस्ट काम कर पा रहा है या नहीं। अगेंस्ट इसके काम कर दिया तो इनकी वृद्धि यहां पर रुक जाएगी। तो यहां अपन ने बात की कि समाप्त करना है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको, और जो ट्रांसफॉर्मेंट है उसको बढ़ाना है। तो सामान्यतः ई कोलाई कोशिकाओं में इनमें से किसी प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध नहीं होता है।
तो अभी मैंने आपको समझाया कि ऐसा कोई जीन है, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं उसके अंदर होता है। अब आता है क्लोनिंग स्थल। कहां पर क्लोनिंग हो रही है उसकी बात करेंगे, जोड़ने की जो बात कर रहे हैं। तो विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु सामान्यतः काम में लिए जा रहे प्रतिबंधित एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक से अधिक, जैसे पहचानने की मैंने बात की, तो आप और मैं, मेरे निशान है तो ये पहचानने में हेल्प कर रहा है, लेकिन मेरे निशान नहीं है, आपके भी नहीं है, सब कुछ सेम दिख रहा है, तो कैसे पहचानें? तो सेम वैसे अगर एक से अधिक साइट हुई तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, जटिल हो जाएगी प्रोसेस। तो संवाहक के अंदर अगर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं, तो जीन क्लोनिंग को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। चित्र में लिखा है, इस चित्र को भी मैं आपको समझा दूंगा इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। विजातीय डीएनए का बंधन या लिगेशन मतलब जोड़ना उन दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन में से एक में स्थित प्रतिबंध स्थल पर किया जाता है। जैसे इसने उदाहरण दिया है यहाँ पर कि जो बाहर वाला जो डीएनए है उसको अगर दोनों जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, दो जीन बताए इसने प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, उसमें एक में जो स्थित प्रतिबंध स्थल है, जो जुड़ने वाला स्थल है, उस पर करना है। जैसे लिखा है कि विजातीय डीएनए को आप जो संवाहक है पीबीआर, संवाहक है ये, वेक्टर है PBR322, ठीक है, उसमें स्थित टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ देते हैं। अभी टेट्रासाइक्लिन आपने शब्द सुना ही है और इस चित्र में देख लीजिए, याद रखने की ट्रिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये लिखा TETR जो लिखा वो टेट्रासाइक्लिन है। तो ये कह रहा है कि यहां पर जो बाहर वाला जो डीएनए है, विजातीय डीएनए है, उसको यहाँ टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन के स्थल से जोड़ना है। तो बाहर वाला जो डीएनए है, जैसे मान लो मैं इसको यहां जोड़ देता हूं कुछ इस प्रकार से, है ना, और इसको अपन हटा देते हैं यहां से। सिंपल सा समझते चलना, सब कुछ इजी है, कंफ्यूज नहीं होना। अब जोड़ दिया, तो यहां जोड़ने के बाद में क्या हुआ, जो आपके पास पुनर्योगज प्लाज्मिड का टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध बाहरी डीएनए के निवेशन से समाप्त हो जाता है। अब ये जो प्रतिरोध था टेट्रासाइक्लिन का, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन का जो प्रतिरोध था, इसकी वजह से जो बी जातीय जो डीएनए है उसकी वजह से ये क्या हो गया है, खत्म यहां पर हो गया प्रतिरोध, बाहर से इसको जोड़ने के बाद। लेकिन रूपांतरज को टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर फैलाकर इसका ए पुनर्योगज से अभी भी चयन कर सकते हैं कि वहां पर उसका जो प्रतिरोध है वो तो खत्म हो गया। जैसे मान लो मेरी बाइक नहीं चल रही, अभी रुकी हुई, अगर उसमें मैं पेट्रोल डालूंगा तो जो रुकने का जो प्रतिरोध है वो तो खत्म हो गया, वो तो चलेगी अब। ठीक वैसे ही बाहरी डीएनए को आपने जोड़ा है तो वो जो काम कर रहा था वो नहीं हो रहा है, और वो प्रतिरोध का जो काम, ठीक है। तो यहां अब भी अपन उसे जो रूपांतरज है और ए रूपांतरज उससे अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर अब टेट्रासाइक्लिन वाला तो आपके पास क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, एक तरह से निवेश अपन ने कर दिया तो वो निष्क्रिय हो गया। लेकिन एम्पिसिलिन वाला जो है वहां पर तो कर सकते हैं। तो एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को जब टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर पुनर्युगज एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर तो वर्धन करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन युक्त माध्यम पर वर्धन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि अब जो आपके पास ये वाला था, यहां पर आपने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन वाले पे आपने जोड़ दिया बाहरी जो डीएनए है, वो भी जातीय डीएनए जोड़ दिया, तो ये तो काम नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं इसको एम्पिसिलिन, किस पर, एम्पिसिलिन जो वाला माध्यम है उस पर अगर मैं वृद्धि करवाऊं, दो कंडीशन मैंने ले ली। अब ये आपके पास विजातीय डीएनए के जोड़ने के बाद में दो कंडीशन मैंने ली, एक को मैंने एम्पिसिलिन वाले माध्यम पे रखा, दूसरे को टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पे रखा। तो एम्पिसिलिन वाले पे ये क्या करेगा, वृद्धि करेगा, ठीक है। जबकि टेट्रासाइक्लिन की जो बात कर रहे हैं, देखेंगे आप, एम्पिसिलिन युक्त माध्यम पर वो वृद्धि करने वाले रूपांतरजों को टेट्रासाइक्लिन वाले माध्यम पर रखेंगे, स्थानांतरित करेंगे, तो जो पुनर्योगज है वो एम्पिसिलिन में तो वृद्धि करेगा,
लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर अपन ने पहले ही क्या जोड़ दिया है, बी जातीय डीएनए यहां से जोड़ दिया है। ठीक है, लेकिन जो ए पुनर्योगज है वो दोनों ही प्रतिजैविक युक्त माध्यम पर वर्तन करेगा। ए पुनर्योगज का मतलब इस टेट्रासाइक्लिन वाली जो साइट थी, यहां पर आपने बी जातीय नहीं जोड़ा, तो वो ए पुनर्योगज है, तो वो दोनों में ही वृद्धि करेगा। तो इस मामले में एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन रूपांतरजों के चुनाव में सहायता करता है। ये जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जो जीन थे वह रूपांतरज और ए रूपांतरज में सहायता कर रहा है, जबकि दूसरा प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है, इसीलिए इसे निवेशी निष्क्रियता भी कहते हैं। निवेशी निष्क्रियता, इंसरेशनल इनएक्टिवेशन, आपने यहां पर इंसर्ट किया है जो बी जातीय जो डीएनए है उसको आपने यहां पर निवेश किया, और निवेश करने के बाद में ये क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया। ठीक है ना। प्रतिजैविकों के निष्क्रियण के कारण पुनर्योगज का चयन एक जटिल विधि है, क्योंकि इसमें दो प्लेटों जिसमें भिन्न भिन्न प्रतिजैविक होता है जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पर साथ साथ प्लेटिंग की जरूरत होती है। इस कारण से वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्हों का विकास हुआ। जो वैकल्पिक का मतलब दूसरा ऑप्शन अपने पास है, जो पुनर्योगजों को ए पुनर्योगजों से इस आधार पर विभेद करता है कि वे वर्णकोत्पादी वर्णक का उत्पादन करने वाले, अंग्रेजी में कहते हैं क्रोमोजेनिक, अलग अलग कलर वो बताएंगे। तो वहां पर वैकल्पिक जो है वर्ण योग्य चिन्हों का क्या हुआ, विकास। वो पदार्थ की उपस्थिति में रंग पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसमें एक पुनर्योगज डीएनए को बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम, पुनर्योगज डीएनए यहां मान लो सेम यही कैसे, और मैं इसको यहां बता रहा हूं आपको, ये कोई डीएनए था और इसके साथ में बी जातीय डीएनए आपने जोड़ा है, तो ये क्या हो गया, पुनर्योगज डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। तो इसमें जो पुनर्योगज डीएनए को क्या करते हैं अपन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग अनुक्रम में अंतर स्थापित करते हैं। ये आपके पास कोई तीसरा प्रकार का डीएनए है, यहां इस कलर से ले लेते हैं अपन। ठीक है, इस कलर से बीच में मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि अंतर स्थापित करना है मुझे ये वाला। तो ये क्या कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये वाला ये बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाने में ये मदद करता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये पता है। तो यहां जो क्या करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है तो इसको अपन यहां पर प्रतिस्थापित करेंगे, अंतर स्थापित करेंगे, जिससे एंजाइम संश्लेषण करने वाला जीन निष्क्रिय हो जाएगा। अभी ये पहले पूरा था मेरे पास इस प्रकार से, लेकिन अब मैंने बीच में ये वाला डाल दिया, तो ये जो एंजाइम यहाँ पर बन रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो नहीं बन पाए, और इसीलिए इसे अपन कहते हैं निवेशी निष्क्रियता, इंसरेशनल इनएक्टिवेशन। बाहर से निवेश किया लेकिन फिर भी वो क्या हो गया है, डीएक्टिवेट हो। अरे ये पूरा सीक्वेंस है ना यार, जैसे ले लो ए टी सी जी जो भी है, अब यहाँ ए और टी के या ए टी और टी और सी के बीच में मैं बाहर वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डालूंगा तो आगे वाला सीक्वेंस नहीं होगा, तब तक बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम उसका निर्माण नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि जीवाणु में प्लाज्मिड में संसर्गिका या इंसर्ट नहीं होता है तब वे वर्णकोत्पादकी पदार्थ की उपस्थिति में नीले रंग को निवय करता है। अगर आपने इस जगह पर इंसर्ट नहीं किया है, यहाँ जो मैं चित्र बताया था यहाँ पर इसमें आपने इंसर्ट नहीं किया है, तो वो क्या करेगा, नीले रंग की कॉलोनी बनाएगा। इंसर्ट या संसर्गिका की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निवेश निष्क्रियकरण हो जाता है और ये बिना रंग वाली कॉलोनी बनते हैं, जिससे पुनर्योगज कॉलोनी के रूप में पहचानते हैं और पता चल जाता है कि ये पुनर्योगज है या एक पुनर्योगज। समझ में आते हैं ना। अब भी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं बताओ, इससे इजी तो कौन ही समझाएगा। आया है, बायो के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पौधे जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु संवाहक, मुझे पता है वो चित्र की ट्रिक बतानी है लेकिन इसके बाद
जीन क्लोनिंग है तो जो संवाद है कि पादपों में और जंतुओं में, और यहां से AIPMT में प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान में रखना, जो भी उदाहरण आएंगे तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीनों को पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना हमने जीवाणुओं और विषाणुओं से सीखा। छोटे से सीखेंगे तभी बड़े ही हो जाएंगे। तो जिन्हें यह बात चिरकाल से पता थी वे जानते थे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे जीवाणु और विषाणु जो चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को बातें कर सकते हैं, कुछ भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अब ये जो अपन ने पढ़ा है उसके कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि अपन ने जीवाणु और विषाणु को तो काम में अपन ले सकते हैं, लेकिन कैसे? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस कई द्विबीजपत्री पौधों का रोगजनक पैथोजन है। ये जो है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये बहुत सारे द्विबीजपत्री में रोगकारक है, रोग करता है। अगर इसमें अपन परिवर्तन कर दे तो ये अच्छे के लिए परिवर्तन कर दे तो जो अपनी संख्या बढ़ा रहा था तो वहां अच्छा अपन को मिलेगा, है ना। तो जब वह डीएनए के एक खंड जिसे अपन कहते हैं टीडीएनए को स्थानांतरित कर सामान्य कोशिकाओं को या पौधों की कोशिकाओं को अर्बुद या ट्यूमर में रूपांतरित कर देता है। ये कोई पादप है, ठीक है, नॉर्मल कोई भी कोशिका है जहां पर ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस घुसता है और कोशिकाओं को संक्रमण करने के बाद में वहां पर बहुत अधिक संख्या में कोशिका विभाजन होता है, जिससे यहाँ पर अर्बुद, ट्यूमर या गांठ बन जाती है, ठीक है। तो ये जो अर्बुद कोशिकाएं हैं रोगजनक के लिए जरूरी रसायनों का उत्पादन करते हैं। ठीक इसी तरीके से जंतु कोशिकाओं में पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में रूपांतरित कर देते हैं। इनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है दोनों में। तो रोगजनक द्वारा अपने सुकेंद्र की परपोषी में, सुकेंद्र की मतलब यूकैरियोट, चाहे मनुष्य हो चाहे पादप, वो यूकैरियोट है, ठीक है। वहां पर जीन स्थानांतरण की कला को अच्छी तरह से समझकर रोग जंतुओं की इस विधि का उपयोग कर अच्छे संवाहक के रूप में प्रयोग करना है और मानव के लिए उपयोगी जीन का स्थानांतरण करना है। अब उस पूरी मैकेनिज्म को समझना है, कैसे वो अंदर जा रहा है, कैसे वहां पर प्रतिकृति कर रहा है, कैसे वो अपनी संख्या बढ़ा रहा है, रसायनों का संश्लेषण कैसे कर रहा है। वो अगर सब समझ जाएंगे अपन तो मनुष्य तो है ही, मतलब अपने लिए कुछ भी कर लेगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है, जो पौधों के लिए रोगजनक नहीं है। जो टीआई जो प्लाज्मिड था, ठीक है, उसको अपन ने परिवर्तित कर दिया, मतलब ये रेस्पॉन्सिबल है उस बीमारी के लिए, रोगजनक है। अब आपने इसे परिवर्तित कर दिया है तो अपनी अभिरुचि के जीन को पौधों में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से पश्च विषाणु रेट्रोवायरस को हानिकारक बनाकर जंतु कोशिका में अपन उपयोग ले सकते हैं वांछित उत्पाद के लिए। हो सकता है वो वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण कर दे, काम के हैं फिर तो मौज ही मौज है। इस तरह से जब एक जीन या डीएनए के खंड को उचित संवाहक से जोड़ दिया जाता है तब इसे जीवाणु, पौधों व जंतु परपोषी में स्थानांतरित किया जाता है जहां ये गुणित होता रहता है। अरे ठीक है, क्या इससे ज्यादा तो क्या ही समझाएं। अब इस चित्र को याद करने की ट्रिक जिसका आपको इंतजार था, लेकिन इस चित्र को देखने के बाद में भागना नहीं है, सेशन के बाद देखो। जैसे इसमें लिखा PBr 322, ये दो साइंटिस्ट के नाम थे, ठीक है, उनके नाम से लिया गया, नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो PBr 322 में प्रतिबंधन स्थल हैंड थर्ड, पिको आर फर्स्ट, बाम फर्स्ट, सेल फर्स्ट, PBU सेकंड, PST फर्स्ट, क्ले फर्स्ट, ये जो है ये क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रतिबंधन स्थल है, कभी भी पूछ लेगा। और आई प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो पढ़ने पढ़ा है थ्योरी में। ROP जो है उसको थ्योरी में नहीं लिखा, यहां लिखा है प्लाज्मिड के प्रतिकृति में भाग लेने वाले प्रोटीन का कूट लेखन करता है, ठीक है। ROP रोप जिसे कहते हैं, रस्सी से याद रखें। अब इसकी कहानी आप लोग सुनिए इस चित्र को याद रखने के लिए, सिंपल सा।
इक्वलाई का तो कोई दिक्कत, दो दोस्त थे। कितने? दो दोस्त, मतलब तीन दोस्त थे ऐसा कह सकते हैं अपन। तो एक तो था प्रशांत, इसको अपन करते हैं साइड में। तीन दोस्त थे, एक तो प्रशांत, दूसरा पीवी सिंधु आपने सुना होगा, और तीसरा जो था वो अपने पास आएगा अमर, अमरचंद। ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, तीन दोस्त थे, प्रशांत, पीवी सिंधु और अमर। इनको क्या भूत चढ़ा था, इकोनॉमिक्स में इनको इंटरेस्ट आया था, तो ये एक कोचिंग में गए। कोचिंग वाले ने बोला आप ठीक है डेमो क्लास ले लीजिए, तो इन्होंने डेमो क्लास भी ली इकोनॉमिक्स की, और ये भी अपने जैसे थे हिंदी माध्यम में। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स की जो क्लास ली थी हिंदी माध्यम से, तीसरी क्लास, तो वहां का जो टीचर था वो बिल्कुल ऐसा ही था, उसको मतलब पढ़ाना आता ही नहीं था मेरे जैसे। नहीं, मुझे तो आता थोड़ा बहुत, चलो। वो जो टीचर था उसको पढ़ाना नहीं आता था। तो जो ये अपने पास है प्रशांत, पीवी और अमरी जो है, तो इनका हो गया हेडेक, सर दर्द हो गया, तो इनको दिया बाम, ले लो बाम लगाओ और थोड़ी देर रेस्ट करो। ठीक है, बाम लगाओ और सो जाओ, ऐसा कहा था थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर भी उनको थोड़ी देर बाद में जब पढ़े तो उनको मजा नहीं आया, बोले नहीं नहीं बकवास पढ़ा रहे हैं, चलते अपन तो कहीं और। तो वो कहीं और चले गए। ठीक है, कौन? ये जो लड़के लड़के हैं ना वो, क्योंकि होते ही शैतान ही, प्रशांत और अमर, मस्ती करनी थी इनको तो। लेकिन जो पीवी है, जो पीवी है, पीवी सिंधु जो थी, वो वहीं रही। उसने बोला नहीं मैं तो रस्से से बन जाऊंगी, लेकिन इन्हीं सर से पढ़ूंगी, मुझे चलना ही नहीं है आपके साथ। तो कहानी जो कुछ इस प्रकार से, वो सुबह उठे बिस्तर से, ओरिजिन हुआ उनका। होने के बाद में पीएसटी जो लिखा है वो प्रशांत से आएगा, ये पी एस और टी प्रशांत। ये पीवी जो लिखा है सिंधु, पीवी सिंधु से आएगा। ये एम्पिसिलिन जो लिखा है ए एम आर जो आ रहा है वो अमर से आ रहा है। ये गए किसकी क्लास लेने के लिए, इकोनॉमिक्स की, इको से समझ जाएगा, सी एल ए मतलब क्लास। किस माध्यम में लेने गए, हिंदी माध्यम में। कौन सी क्लास है, तीसरी। बाकी सारे क्या है, फर्स्ट फर्स्ट है यहाँ पर, इको आर फर्स्ट, पीवीयू, पीएसटी, ये सब फर्स्ट है, बाकी थर्ड, तीसरा ध्यान में रखना है हिंदी मीडियम वाले। अब जो टीचर की मैं बात कर रहा था, तो ये रहा टीचर, टी ई टी आर जो लिखा है वो टीचर है। ठीक है, टीचर से ये आपको ध्यान में रखना है, टी ई आर। अब वो जो टीचर था हेडेक हुआ, तो उन्होंने क्या दिया, बाम दिया, सर पे लगाया, सर से या सोने से आप याद रख सकते हो, सर पे लगाया, और कुछ देर के लिए उनको आराम करने के लिए कहा। लेकिन जो पी वी यू सेकंड है उसने कहा मैं तो रोप मतलब रस्सी से बंध जाऊंगी, लेकिन मैं तो इन्हीं सर से पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये कुछ आसान सी ट्रिक है, एक या दो बार इसे आप देखेंगे तो काम आपका आसान यहां से हो जाए। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, सक्षम परपोषी आतिथ्य या पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हेतु। चूंकि जो डीएनए है वो जल रागी हाइड्रोफिलिक अणु है। ठीक है, मतलब जल के साथ में अच्छी दोस्ती उसकी, इसीलिए वो जो लिपिड है वसा उससे जलता है, उसके आर पार वो नहीं जा सकता। और कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड से। तो जल रागी है ये, इसीलिए ये कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है। क्यों? कोशिका चैप्टर जो है 8वां चैप्टर 11वीं क्लास का, उसमें ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा। कोशिक जीवाणु को प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाया जाए। ठीक है, इंजेक्शन लगाना है, मेरे को बुखार आ गया, तो मेरी भी तो इच्छा होनी चाहिए कि जबरदस्ती लगा दोगे। छोटे बच्चे को देखा होगा कभी, उसको मस्का लगाते हैं, टॉफी देते हैं, चॉकलेट देते हैं। ठीक है, तब वो जाके उसका माइंड डाइवर्ट होता है, पता चलता है पीछे से डॉक्टर साहब ने काम कर दिया। तो पहले जो है प्लाज्मिड लेने के लिए बाध्य आप उसे कर रहे हो, लेकिन उससे पहले उसको सक्षम बनाओ, स्ट्रॉन्ग। ऐसा करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, द्विसंयोजन धनायन या डाई वैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ये जो कोशिका है इसके अंदर आपको डीएनए डालना है,
पहले इसको तैयार करो, तैयार करने के लिए जो Ca+2 जैसे द्वि आयन है उनको काम में लो। तो इससे क्या होगा, डीएनए को जीवाणु की कोशिका भित्ति में स्थित छिद्रों से प्रवेश करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि पादप कोशिका है तो वहां कोशिका भित्ति भी होगी ही होगी। ऐसी कोशिकाओं को पुनर्योगज डीएनए के साथ पहले बर्फ पर रखा जाता है। Ca+2 उपचार किया, अब ये जो डीएनए वगैरह था इसको आपने क्या किया, बर्फ के साथ में रख दिया यहां पर साथ। तब पुनर्योगज डीएनए को उन कोशिकाओं में बलपूर्वक प्रवेश कराया जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो डीएनए को लेने के अनुकूल होती जाएगी कोशिकाएं जो है, ठीक है। तो अब अपन उसे बलपूर्वक, जैसे बर्फ लगाया बच्चे को मस्का दिया, सेम वैसे कोशिका को भी मस्का दिया। इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस ताप प्रगात पर रखा जाता है और वापस बर्फ पर रखा जाता है। ऐसा करने से जो पुनर्योगज डीएनए वो जीवाणु में प्रवेश कर जाता है। ये तो एक सामान्य विधि हो गई, लेकिन दूसरी और भी है जंतुओं में और पादपों में, उससे बात करते हैं। परपोषी कोशिकाओं में भी जातीय डीएनए को प्रवेश कराने हेतु केवल ये विधि नहीं है जो ऊपर अपन ने पढ़ी है, वहां पर सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन विधि में पुनर्योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर अंतःक्षेपित किए जाता है। माइक्रो इंजेक्शन, छोटा सा इंजेक्शन होता है, उससे डीएनए को आप सीधा अंदर डालते। ये किसके लिए है, ये जंतुओं के लिए। पादपों के लिए अगर बात करें तो उसमें कोशिकाओं पर डीएनए से विलेपित स्वर्ण या टंगस्टन के उच्च वेग सूक्ष्म कणों से बमबारी करते हैं, जिसे बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं। ये कोशिका है, ठीक है। ये कोई छोटे छोटे पार्टिकल है स्वर्ण के या टंगस्टन के, और यहाँ इनके चारों तरफ डीएनए वगैरह है। और गन जो होती है वो क्या करेगी, फोर्सफुली बलपूर्वक अंदर गोली को भेज देगी, पार्टिकल जो उनको भेज देगी, और उसके साथ में डीएनए भी चला जाएगा। और सबसे अंतिम विधि है जिसमें ए हानिकारक रोगजनक, रोगजनक तो बेचारे अपने आप से खुद से जाते ही हैं, लेकिन उसको आपने डीएक्टिवेट किया है, वो हानिकारक नहीं है, तो उस संवाहक का उपयोग करेंगे। जैसा भी रेट्रोवायरस की बात की थी अपन ने, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की बात की अपन ने, उनके साथ डाल तो चला जाएगा। तो इन संवाहकों को जब कोशिकाओं को संक्रमित करने दिया जाता है, तब ये पुनर्योगज डीएनए को परपोषी में स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। आप पुनर्योगज डीएनए निर्माण के तरीकों के बारे में सीख चुके होंगे। अब उन प्रक्रमों का वर्णन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सुगम बनाते हैं। प्रक्रम की अपन यहां से बात करेंगे। तो बात करते हैं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के जो प्रक्रम है उनकी। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी चरण विशिष्ट अनुक्रम में सम्मिलित हैं, जैसे डीएनए का विलग्न मतलब पृथक्करण। आपको पुनर्योगज डीएनए बनाना है तो जो एक्चुअल डीएनए है उसमें से जो वांछित जीन वाला जो डीएनए है उसे आपको हटाना है, उसको आपका खंडन करना है और उसको संवाहक से बंधन, ठीक है। उसके बाद में पुनर्योगज डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करना है। परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक स्तर पर संवर्धन और वांछित उत्पाद का निष्कर्षण करना है। तो पहले के जो 2-3 स्टेप्स है वो तो आपको समझ में आ ही गए हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से डीएनए को पृथक कर सकते हैं। बाकी काटना आपको पता है, स्थानांतरण आपको पता है, और जो वांछित उत्पाद लेना है बड़े स्तर पर वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है उसका पृथक्करण, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो याद रखें कि बिना अपवाद के सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। तो याद रखने वाली कोई बात इसके अंदर नहीं है, ये आपको सिंपल सा पता है, 11th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है, जेनेटिक्स डिटेल से पढ़ी। तो अधिकांश जीवों में ये डीएनए होता है। डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए आवश्यक है कि ये दूसरे वृहत अणुओं से मुक्त हो और शुद्ध रूप में। वृहत अणु की अगर अपन बात करें तो आपको पता है
जैव अणु 11th क्लास की एनसीईआरटी का जो 9th चैप्टर है उसमें अपन सूक्ष्म अणु वृहत अणु पढ़ते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड वो सब आते हैं। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है या जो डीएनए है बाकी जो वृहत है उनसे अलग होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से घिरा रहता है, क्योंकि डीएनए अगर केंद्रक में है तो केंद्रक झिल्ली होगी, और कोशिका ये केंद्रक है और कोशिका की कोशिका झिल्ली भी होगी ही होगी। इसीलिए कोशिका को तोड़कर खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे वृहद अणुओं जैसे आरएनए, प्रोटीन, बहुशर्करा, लिपिड के साथ मोचित हो सके। अगर इसे अपन यहां से हटा दें इन झिल्लियों को, तो ये जो डीएनए है यहां से बाहर आ सकता है। और यह तभी संभव है, ऐसा नहीं है कि इसको सीधा झिल्ली को अपन ने यहां से काटा है और वहां से बांध बाहर निकाले, टाका दे दिया, सिल दिया, नहीं, ये भी एंजाइम से ही होगी। ये जो प्रोसेस है ना झिल्लियों को हटाने की, ये भी एंजाइम से ही होगी, और अलग अलग जो वृहद अणु हैं उनके लिए अलग अलग एंजाइम होंगे। जैसे जीवाणु की बात करें या पादप या जंतु तक, लाइसोजाइम जीवाणु में, सेल्यूलोज पादप, सेल्यूलेज पादप कोशिका में, क्योंकि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। काइटिनेज कवक में, क्योंकि इसकी जो भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। ऐसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। ठीक है, जो रसायन है जिससे भित्ति बनी है, झिल्ली बनी है, सेम उसी से मिलते जुलते नाम है। आप जानते हो जीन डीएनए के लंबे अणुओं पर स्थित होते हैं और हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ घुटे रहते हैं। हिस्टोन, छठे चैप्टर को याद करें आप। आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज, क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, तो एज जिसके पीछे एज आता है वो क्या होता है, एंजाइम होता है। तो राइबोन्यूक्लियेज आ गया है, उससे उपचारित कर देंगे। प्रोटीन को प्रोटीएज से उपचारित करेंगे और वो अलग हो जाएगा। दूसरे अणुओं को उचित उपचार द्वारा अलग कर सकते हैं। अंत, हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लिखी है, नहीं लिखा है अंत तोगत्वा द्रुत शिथित, मतलब चिल्ड, ठंडा होगा। सबसे लास्ट में अंत तो गत्वा जो लिखा मतलब लास्ट में, तो वहां एथेनॉल मिलाने से शोधित डीएनए अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट हो जाता है और इसे निलंबन में महीन धागों के समूह के रूप में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पृथक किया गया डीएनए है। पहले कुछ इस प्रकार से था, जब चिल्ड इथेनॉल इसके अंदर मिलाया आपने, पहले ऐसा था, फिर चिल्ड इथेनॉल मिलाया तो ये लंबे धागे जैसा, महीन धागों के जैसा अपन को दिखने लग गया है। अब डीएनए अपन को दिख गया है, मतलब अपन ने जो कोशिका थी वहां से क्या कर दिया है, इस कोशिका से इस डीएनए को अपन बाहर लेके आ गए। अब जो डीएनए को बाहर लेके आए हैं तो इसको वांछित जगह से काटना भी तो होगा कि मुझे किस जगह से डीएनए चाहिए उत्पाद के लिए, कौन सा जो पार्ट है डीएनए का वो स्पेसिफिक एंजाइम या प्रोटीन बना रहा है। तो डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना, ये पहले भी आपने पढ़ लिया है, तो फटाफट से पढ़ेंगे इसे। शोधित डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम के साथ उनकी इष्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा पाचन संपन्न होता है। पाचन का मतलब यह नहीं कि ऊर्जा मिलेगी, पाचन का मतलब काट रहे हैं। अगारोस जेल वैद्युत का संचलन प्रतिबंधन एंजाइम पाचन को नियंत्रण करने में काम में आता है। तो वैद्युत वाली जेल वैद्युत संचलन वाली विधि डिस्कस कर चुके हैं, ये भी अपन ने पढ़ लिया है और ये भी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, डीएनए के जुड़ने में कई क्रम शामिल हैं। सोर्स डीएनए वे संवाहक डीएनए को भी विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाने के बाद में सोर्स डीएनए से कटा हुआ उपयोगी जीन तथा उसकी खाली जगह के साथ संवाहक आपस में लाइगेज द्वारा जोड़ दिए जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ये भी पढ़ा हुआ है। अब आता है पीसीआर। पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का परिवर्तन। अब अपन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, अब उसको बड़े स्तर पर
बनाना है। अब अपन ने जो डीएनए बनाया है, जो पुनर्युग्मज डीएनए बनाया है, या जिसे आर डीएनए कहते हैं, तो ये तो अभी अपन ने एक ही बनाया है जो संवाहक है। एक तो संवाहक से आया डीएनए, और दूसरा कहां से आया, अपने पास जो बीजातीय डीएनए वहां से आया, तभी आर डीएनए बना है। अब इस डीएनए की अपन को लाखों में करोड़ों में क्या चाहिए, प्रतिलिपि चाहिए। क्या चाहिए, प्रतिलिपि। एक से काम नहीं बनेगा। और इन लाखों करोड़ों प्रतिलिपि बनाने के लिए जो प्रोसेस आती है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज, एन एज आ रहा है इसके पीछे भी, तो एंजाइम है। चेन का मतलब श्रृंखला, और रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया। तो पीसीआर का मतलब बता रखा है। इस अभिक्रिया में जो उपक्रम है, जो काम में आ रहे, एक तो आएगा प्राइमर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमर, पूछा जा सकता है। छोटे रासायनिक संश्लेषित अल्प न्यूक्लियोटाइड हैं जो डीएनए क्षेत्र के पूरक होते हैं। जैसे मान लो ये डीएनए का कोई था, ये ए टी सी जी इस प्रकार से है, तो जो प्राइमर होंगे क्या होंगे, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए जो चेन है वो पोली न्यूक्लियोटाइड है, और प्राइमर क्या है, छोटे न्यूक्लियोटाइड, अल्प न्यूक्लियोटाइड। तो इनके अपोजिट उसमें क्या मिलेंगे, क्षारक मिलेंगे। जैसे सी है तो जी है तो सी आ जाएगा, सी है तो जी आ जाएगा, टी है तो ए आ जाएगा। तो ये छोटा सा हो गया इस प्रकार से, ठीक है, ये प्राइमर कहलाएगा। तो ये आगे चलकर यहाँ बंद बना लेगा, मतलब ये प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले हैं एक तरह से। तो प्राइमर के कितने समुच्चय होंगे, दो समुच्चय होंगे। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग करते हुए, बता दिया मैंने, पॉलीमरेज एक क्या है, एंजाइम है। इसका उपयोग करना है और उपयोगी जीन के कई प्रतिकृति का संश्लेषण अपन को करना है। यह एंजाइम जीनोमिक डीएनए को टेम्पलेट के रूप में काम में लेकर अभिक्रिया से मिलने वाले न्यूक्लियोटाइडों का उपयोग करते हुए उपक्रामकों को विस्तृत कर देता है। जीनोमिक डीएनए जो अपन ने लिया है, और अभिक्रिया में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड का मतलब है प्राइमर, यहां प्राइमर आएगा, ठीक है। इसको सिंपल सा इस प्रकार से आप देखो, कोई डीएनए जो था ये खुला हुआ डीएनए है, तो ये प्राइमर वहां छठे चैप्टर में आपने पढ़ा है, वहां पर भी काम में होता है, यहाँ पर ये संश्लेषण कर देगा, और आगे चलकर ये दो डीएनए बना देगा, फिर दो से चार बना देगा, चार से आठ बना देगा, तो ये चेन चलती रहेगी। तो ये जो डीएनए प्रतिकृति है प्रक्रम कई बार दोहराया जाता है, और डीएनए खंड की लगभग 1 अरब गुना परिवर्धित किया जा सकता है। यह सतत परिवर्धन ताप स्थायी थर्मो स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ जो एंजाइम आ रहा है वो ताप से स्थायी है, उसको उच्च ताप पर भी वो स्थायी रहता है। क्योंकि आप सिंपल सा देखो ना, इसको पॉलीमरेज है तो ये भी क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम होते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन को उच्च तापमान दिया जाए तो वो वहां उसकी स्ट्रक्चर डीजनरेट हो जाती है। लेकिन ये जो एंजाइम है ये उच्च ताप पर रह सकते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है ताप स्थायी। कहां से पृथक किया गया है, एक जीवाणु है थर्मस एक्वेटिकस। उच्च तापमान द्वारा प्रेरित द्विलड़ीय डीएनए के विकृतीकरण के समय यह हमेशा सक्रिय बना रहता है। यदि आवश्यकता पड़े तो अब परिवर्धित खंड को संवाहक के साथ बांधकर क्लोनिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इस चित्र को आप देखेंगे तो 3 स्टेप है अपने पास पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया के। पहला आएगा निष्क्रियकरण, डीएक्टिवेशन, जिसमें जो भी डीएनए है इस प्रकार से उसको जब निष्क्रिय करोगे तो दोनों जो लड़ियां हैं वो अलग अलग हो जाएगी, है ना, वो है अपने पास निष्क्रियकरण। तो इसमें देखेंगे द्विलड़ीय डीएनए है, निष्क्रियकरण हो रहा है यहाँ पर। तो ऊपर वाली जो लड़ी है जो देखेंगे तो आप 5 से 3 प्राइम पर है, तो ये ऊपर वाली जो है इसके अंदर क्या हो गई, अलग हो गई। नीचे वाली 3 प्राइम से 5 प्राइम जो लिखा है तो ये अलग हो गई। तो पहले में हो गया निष्क्रियकरण। दूसरे में उपक्रामक तापानुशील, तापानुशील, ठीक है। उपक्रामक में यहाँ पर आपके पास ये जो प्राइमर थे, छोटे न्यूक्लियोटाइड थे, वो यहाँ पर आ रहे हैं दोनों लड़ियों के पास, जो अलग अलग हो गई थी उनके पास ये आ रहा है। और डीएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर आएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आ रहे हैं। और पॉलीमरेज जब आएगा तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलीकरण होगा यहाँ से।
इस दिशा में और ये वाला इस दिशा में। दिशा आपको ध्यान में रखनी है हमेशा ही कि किस दिशा में हो रहा है। यहाँ 5 से 3 में ही हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। ये छठे चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है। और सबसे लास्ट में आता है एक्सटेंशन, जिसे कहते हैं प्रसार। ये यहाँ पर जुड़ गया, बॉन्ड बना लिया, अब इसका पूरा प्रसार होगा इस दिशा में और नीचे वाले का इस दिशा में। तो ये नए डीएनए बन गए यहाँ पर, है ना। उसके बाद में लगभग अगर 30 चक्र चला रहे हो तो 1 बिलियन यहाँ पर कॉपीज आ जाए। और इसी एक डीएनए को वापस से अपन ने काम में ले लिया है और वापस से वही प्रोसेस अपन ने स्टार्ट कर दी। ये तो हो गया पीसीआर। अब आता है पुनर्युगज डीएनए का परपोषी कोशिकाओं में निवेश। अब इतनी सारी कॉपीज बन चुकी हैं तो उन्हें भी दूसरे जीव में निवेश करना पड़ेगा, वहां से उत्पाद मिलने वाले हैं अपन को। तो बंधे हुए डीएनए को आदाता कोशिका में प्रवेश कराने की बहुत सारी विधियां हैं, कुछ पहले भी अपन ने डिस्कस की है। यह कार्य तब आदाता कोशिका अपने चारों तरफ स्थित डीएनए को धारण करने में सक्षम हो तब किया जाए। सक्षम करने की विधियां अपन ने बताई है। यदि पुनर्योगज डीएनए को जिसमें प्रतिजैविक या एम्पेसिलिन उदाहरण लिखा है कि प्रतिरोधी जीन है तो ई कोलाई कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाए तो परपोषी कोशिकाएं प्रतिरोधी कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो ये पूरा टॉपिक अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है। चित्र को याद रखने की ट्रिक भी मैंने बता दी है। यदि रूपांतरित कोशिकाओं को युक्त अगार प्लेट पर फैला जाए तो केवल कोशिकाएं ही विकसित हो पाती है, जबकि ए रूपांतरित की मृत्यु वहां पर हो जाती है। क्यों होती है, कारण बता दिया है। रूपांतरज और ए रूपांतरज एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के उदाहरण से। प्रतिरोधी जीन के कारण कोई भी एम्पिसिलिन की उपस्थिति में रूपांतरित कोशिका का चयन कर सकता है और वर्ण योग्य चिन्हक उन्हें कहते हैं, पढ़ लिया है पहले। उसके बाद में जीन आपने डाल दिया। अब जीन डालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उत्पाद को पाना पड़ेगा कि भाई आटा ले लिया, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, आटा गूंथ लिया, चपाती बना ली, उसको सेक लिया। अब अपन खा ही नहीं रहे तो फिर उसका मतलब क्या है। तो यहां भी उत्पाद नहीं मिलेगा तो इतनी सारी माथा पच्ची का क्या मतलब है। तो वही कह रहा है कि बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त आपको करना है। जब आप विजातीय डीएनए खंड का क्लोनिंग संवाहक में निवेश कराकर किसी भी जीवाणु, पौधा या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करते हैं तो विजातीय डीएनए इनमें गुणित होने लगता है, क्योंकि उसकी प्रोसेस को वो एडेप्ट कर लेता, अपना लेता है। लगभग सभी पुनर्योगज प्रौद्योगिकियों का अंतिम उद्देश्य वांछित प्रोटीन का उत्पादन करना भी होता है। इसके लिए पुनर्योगज डीएनए के अभिव्यक्त होने की आवश्यकता होती है। उसमें बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में अभिव्यक्त होते हैं और बाहरी जीन की परपोषी कोशिकाओं में अभिव्यक्ति को समझने के लिए कई तकनीकी बातों को विस्तार पूर्वक जानना जरूरी है। तो देखते हैं, विस्तार पूर्वक जानते हैं। वांछित जीन को क्लोन करने, क्लोन का मतलब जो कॉपी आई थी, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाली परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन करने के बारे में सोच सकता है। क्या कह रहा है, जो लक्ष्य प्रोटीन है जिसकी अपने को जरूरत थी, यहां अपन ने डीएनए या जो जीन था उसका पार्ट सबसे पहले सेलेक्ट किया था, उसको ट्रांसफर किया, मतलब रिकॉम्बिनेंट बनाया, फिर उसको ट्रांसफर अपन ने किया। तो यहाँ जो जीन अपन ने लिया है, जो डीएनए लिया है, मान लो कि वो शुगर बनाता है या प्रोटीन की बात करें तो कोई अमीनो अम्ल बनाता है, ठीक है, अमीनो एसिड वो बनाता है। तो अब इस अमीनो एसिड का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर करना है तो अपन ने इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डाला है। तो अब इस बैक्टीरिया की जो अनुकूलतम कंडीशन है कि पीएच जो होगी वो 6 होगी, तापमान 30 डिग्री होगा, ठीक है, तो ये इस पर अपना 100% दे सकता है। तो अपन क्या करेंगे, ये 6 पीएच पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड उपलब्ध करवाएंगे। ऑक्सीजन देना या नहीं देना, वो सारी जो है वो परिस्थितियां कैसी है, अनुकूलतम। तो उसके बाद में इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन हो सकता है। अब ये कह रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन क्यों आवश्यक है। अरे मनुष्य मतलब ही है, पॉपुलेशन पहले से ही बढ़ा दी है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन
जीन किसी विषम जात या हेट्रोलोगस परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन कहेंगे। तो पुनर्योगज डीएनए बनाया था, वहां से जो प्रोटीन बनेगा उसे पुनर्योगज प्रोटीन कहेंगे। लाभकारी क्लोनित जीनों का आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में प्रवर्धन किया जा सकता है। संवर्धन को वांछित प्रोटीन के निष्कर्षण में प्रयोग कर सकते हैं। वे पृथक्करण की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हुए इस प्रोटीन का शोधन करते हैं। कोशिकाओं को सतत संवर्धन तंत्र में गुणित कर सकते हैं, जिसका उपयोग किए गए माध्यम को एक तरफ से निकालकर दूसरी तरफ से ताजा माध्यम को भरते हैं, ताकि कोशिकाएं अपने क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक सक्रिय लोग प्रावस्था में बनी रहे। एक्सपोनेंशियल जिसे अपन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो भी कोशिकाएं आपके पास है उसको क्या करना, कंटिन्यूस, एक तो होता है कंटिन्यूस सतत और एक होता है असतत। तो असतत में तो एक बार डाल दिया, उससे जो भी उत्पाद बनेगा वो बन जाएगा। लेकिन सतत में क्या होगा, एक सिरे से अपन डालेंगे दूसरे से निकालते रहेंगे। यहाँ से फ्रेश माल जा रहा है जो भी कोशिका वगैरह है, और यहाँ से निकल रहा है। और इसमें जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो इसको आपने सही तापमान दिया है, ऑक्सीजन दिया है या पीएच दी है, तो वो अच्छे से उसका उत्पादन करेगा। यह संवर्धन विधि अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन हेतु उपयोगी है। कम आयतन संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। अगर आयतन कम है, मुझे 100 लोगों की दाल बनानी है, तो मुझे बड़ा बर्तन लेना, और मुझे 100 लोगों के लिए छोटे बर्तन में काम नहीं चलेगा। तो कम आयतन जो है संवर्धन से उत्पाद की पर्याप्त मात्रा का उत्पादन नहीं हो सकता। इन उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन है तो बायो रिएक्टर है ये, रिटर नहीं है ये, इसे कहते हैं बायो रिएक्टर, ठीक है, की आवश्यकता थी, जहां संवर्धन का अधिक आयतन होगा 100 से 1000 लीटर तक। इस प्रकार बायो रिएक्टर का एक बर्तन के समान है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं, मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादों, व्यष्टि, एंजाइम आदि में परिवर्तन अपन करते हैं। बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थिति उपलब्ध करवाता है। तो बता दिया है इसको कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है, टेम्परेचर, पीएच, क्रियाधार, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन ये तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। जो बायो रिएक्टर सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाता है वो वीलोडन प्रकार का है, जिसे चित्र में दर्शाया है स्टेरिंग। वीलोडन जो है होज रिएक्टर सामान्यतः बेलनाकार होता है, कुछ इस प्रकार से वो होगा, जिनके आधार घुमावदार होने से रिएक्टर के अंदर अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिलती है। यहाँ जो भी अपने पास क्रियाधार होगा उसके मिश्रण में सहायता मिलेगी। विलोडक, अच्छा ये पूछ ले आपसे नीट में कि अंतर वस्तु के मिश्रण में या विलोडन होज में अंतर वस्तु के मिश्रण में सहायता मिले, उसके लिए उसका आकार होना चाहिए बेलनाकार, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार। पूछ सकता है, ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ना। ऐसे क्वेश्चन आप खुद से दिमाग में फ्रेम करो, आसान होगा बायो को समझना। विलोडक बायो रिएक्टर में ऑक्सीजन उपलब्धता वे उसके मिश्रण का काम करते हैं। ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, मिश्रण होगा। वहां हवा के बुलबुले जो है उसके रूप में बायो रिएक्टर में भेजी जाती है हवा। यदि आप चित्र को देखेंगे तो रिएक्टर में प्रक्षोभक तंत्र, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र, झाग नियंत्रण तंत्र, तापक्रम नियंत्रण तंत्र, पीएच नियंत्रण तंत्र वे प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिसमें संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकाली जा सकती है, ठीक है। प्रक्षोभक जो हिला रहा है एजिटेटर, ऑक्सीजन आ रही है, कम देना है ज्यादा देना है, झाग को कंट्रोल करेगा, बहुत स्पीड से जब चलेगा तो झाग तो बढ़ना जायज है। तापमान को कंट्रोल करना है, पीएच को करना है, प्रतिचयन प्रद्वार जहां से बाहर आपको निकालना है संवर्धन को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो साधारण विलोडन है ये बायोरिएक्टर, ये साधारण है, ये जीवाणु रहित हवा यहां से जा रही है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ये मोटर है जो इसको घुमाता है, जो आपके पास पंखे जैसा दिख रहा है, ये अम्ल क्षार पीएच का बता रखा है। ये वाष्प
यहाँ से निर्जीवीकरण अपन कर रहे हैं, और ये प्रेरक हैं जो फैला रहे हैं, जाग वगैरह बना रहे हैं। ये फैन तोड़ने वाला और संवर्धन तरल, इसके अंदर जो मिश्रण है वो सब कुछ आएगा। दूसरी ओर दंड विरोधक जो सामान्यतः कॉमन है, इसमें ये जो गैस संरोहण बता रखा है यहाँ पर, ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए अधिक सतह क्षेत्र है इसमें यहाँ से, और बुलबुले जो है ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए आपको बताया था। तो सिंपल सा है, ठीक है। अब आता है सबसे लास्ट में अनुप्रवाह संसाधन, कि ये तो आपने बना लिया, अब वहां से अपन उसको निकालेंगे, उसको तैयार करेंगे मार्केट में बेचने के लिए, मार्केट के लिए। तो प्यूरिफिकेशन वहां पर आपको करना पड़ेगा, तो वहां से निकालना, उसको शुद्ध करना, शुद्धता की जांच करना, उसको पेक करना, फिर मार्केट तक भेजना, तो ये सारे आते हैं अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जिसे अपन कहते हैं। तो जैव संश्लेषित अवस्था के पूर्ण होने के बाद परिष्कृत तैयार होने व विपणन के लिए भेजे जाने से पहले कई प्रक्रमों से गुजरता है। इन प्रक्रमों में एक तो पृथक्करण आएगा, आइसोलेशन, और शोधन, शोध, इसे सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। उत्पाद को उचित परिरक्षक के साथ संरूपित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी भी पैक पे इसकी एक्सपायर डेट 2 साल बाद की, तो मतलब उसमें कोई ना कोई संरक्षक मिला रखा है, परिरक्षक मिला रखा है, जो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। औषधि के मामले में ऐसे संरूपण या फॉर्मुलेशन को चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना पड़ता है। टेबलेट्स पे आपने कॉमनली देखा होगा। प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। साबुन के लिए अलग है, शैम्पू के लिए अलग है, ब्रेड के लिए अलग है, नमकीन के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। तो यहां पर अपना होता है चैप्टर, क्या होता है, चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट। उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, जो ऑफलाइन क्लासरूम में जैसा एनसीईआरटी पढ़ा था उससे भी अच्छा समझाने की मैंने कोशिश की। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, समझ में आएगा नहीं तो कम पढ़ा दो, केवल व्यू के लिए पढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं। एनसीईआरटी को 100% क्लियर करने की मैंने कोशिश की। तो कंप्लीट यहाँ पर अपना चैप्टर हो गया है। उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो जरूर आप या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है किसी बुक से, मॉड्यूल से, तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगा। इस नाम से आप सर्च करेंगे @MYDHARMEN, वहां अपने डाउट की पिक्चर मुझे भेजिएगा। 101%, चाहे कमेंट हो चाहे वहां पर हो, आपके डाउट को सोल्व किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसके बाद में अपना जो अगला चैप्टर है वो इसी का है, छोटा सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, एक ही दिन में उसे अपन कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।